और अब वक्त है 8 बजे में हमारे आज के डिबेट नंबर 2 की। क्या उफा में पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान घबरा गया? क्या उस घबराहट में पाकिस्तान अपने वायदों से अब पलट रहा है, सीमा पर फायरिंग कर रहा है और एक अनजाना सा ड्रोन खुद मारकर भारत पर जासूसी करने का एक बेहद बचकाना आरोप लगा रहा है? आखिर पाकिस्तान क्यों घबराया है? आखिर पाकिस्तान को ये तमाम तिकड़में, फितरतें, शरारतें करने की क्या जरूरत है जिससे दोनों देशों के संबंधों में एक बार फिर दरार दिखाई दे रही है? पहले ये रिपोर्ट और फिर उस पर बड़ी बहस। जरा ड्रोन की ये तस्वीर देखिए। पाकिस्तानी मीडिया में ये तस्वीर जोर शोर से उछल रही है। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि ये ड्रोन भारत का है और जासूसी कर रहा था, लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने बहादुरी दिखाते हुए इसे गिरा दिया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी और जल्दी ये साफ हो गया कि ये ड्रोन चीन का बना हुआ है और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। The photograph of the drone in question indicates that it is not of Indian design nor of any UAV category held in the inventory of the Indian Armed Forces. It appears to be of Chinese design and is commercially available off the shelf. लेकिन पाकिस्तान इतने से ही बाज नहीं आ रहा। उफा में नवाज मोदी मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना का रुख और आक्रामक हो गया है। 15 जुलाई से 16 जुलाई के बीच उसने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू के अखनूर इलाके में तो पाकिस्तान के मोर्टार से एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत पर ही आरोप लगा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई है, इंडिया की तरफ से फायरिंग हुई है और उसमें जो है जानी नुकसान भी हुआ है और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और एक ड्रोन जो है उसने हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। हालात गंभीर होते देख गृह मंत्रालय ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव S जयशंकर, रक्षा सचिव मोहन कुमार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया भी शामिल हुए। कई अहम फैसलों के साथ ही ये फैसला भी हुआ कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसे उसी की भाषा में कड़ा जवाब दिया जाएगा। However, there should be no doubt that any unprovoked firing from the Pakistani side would meet with an effective and forceful response from our forces. Nor will we let down our guard against infiltration and counterterrorism. भारत ने पाकिस्तान की करतूत का विरोध उसके राजदूत और विदेश सचिव से भी दर्ज करा दिया है। लेकिन उफा की मुलाकात के बाद पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उससे लगता नहीं कि पाकिस्तान आसानी से मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान में विपक्षी दल उफा में पीएम मोदी और पीएम नवाज की मुलाकात को पाकिस्तान की हार के तौर पर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। साफ तौर पर जिस तरीके से भारत ने उफा में जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें पाकिस्तान को लगा कि जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें उसकी बातों को लेकर उसके अपने देश के लोग उससे खफा हो सकते हैं और शायद नवाज शरीफ और उनकी सरकार, उनका प्रशासन, उनका तंत्र जब वापस इस्लामाबाद लौटता है रूस से तो फिर वो तमाम वैसी ही बातें करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, हिंदुस्तान को कतई पसंद नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तानी को भले ही पसंद आ जाए। और इसीलिए शायद दुस्साहस में सीमा पार से लगातार पिछले 24 घंटों से 4 से या 5 बार से अधिक वहां पर सीज फायर का वायलेशन हुआ है। कुछ खास लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री है पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और फोन लाइन पर हामिद मीर हमारे साथ जुड़ेंगे। GD बख्शी साहब भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनकी तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं। लेकिन विवेक काटजू जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बौखला गया है? तो दिया आ रही है। काटजू साहब, आप सुन पा रहे हैं? संबित पात्रा, पाकिस्तान के अंदर ये बेचैनी क्यों है? पाकिस्तान का ये कहना कि हिंदुस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, हिंदुस्तान का ड्रोन जाके जासूसी कर रहा है, कितना गले उतरता है?
देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के रवैये को हमने शुरू से ही देखा है, हम कह सकते हैं बहुत शॉर्ट में कि पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है कि आखिरकार पाकिस्तान को चलाता कौन है। हमने शुरू में भी आपको अगर इस सरकार के विषय में, मोदी जी के सरकार के विषय में बात करें, तो जब मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी होना था और नवाज शरीफ को बुलाया गया था, आपको याद होगा सुमित जी कि हम लोग आप ही के चैनल पर बैठ के डिबेट और डिस्कस कर रहे थे कि क्या आखिरकार नवाज शरीफ इंडिया आएंगे कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग पाकिस्तान में भी मान रहा था कि आर्मी ने अभी तक नवाज शरीफ को यह परमिशन नहीं दिया है। और आज भी हमने देखा कि जब रूस के उफा शहर में नवाज शरीफ साहब और मोदी जी बैठते हैं और आखिरकार एक रेजोल्यूशन ड्रॉ होता है, एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है कि हम आतंकवाद को मिटाने का प्रयास करेंगे और साथ में काम करेंगे। जैसे ही नवाज शरीफ अपने देश वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरताज अजीज वो बयान देते हैं जो काउंटर करता है नवाज शरीफ को। कहीं ना कहीं जमहूरियत के ऊपर जिस प्रकार का वार होता है पाकिस्तान के अंदर, यह प्रूफ करने के लिए कि जमहूरियत और नवाज शरीफ कंट्रोल में नहीं है, आर्मी और आईएसआई है, ये सेंस ऑफ कंफ्यूजन ही सभी चीज प्रॉब्लम। जनरल हैदर जवाब देना चाहेंगे? ये साफ तौर पर ये इंप्रेशन है यहां हिंदुस्तान में कि आपकी जो प्रधानमंत्री हैं, जो नवाज शरीफ साहब है, वजीर आजम है, वो कंट्रोल्ड है पूरी तरीके से, उनको आईएसआई कंट्रोल करती है और इसीलिए ऊफा में वो कुछ और बोलते हैं और पाकिस्तान पहुंचकर कुछ और। किससे सवाल है ये? जनरल हैदर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। जी जी, मैं अर्ज करता हूं। देखिए, ये जो आपका प्रोग्राम है, पहले भी एक दफा मैं शरीक हुआ हूं। ये हम एक दूसरे पर जो इल्जाम लगा देते हैं और शकूक और शुबहात एक दूसरे पर करते हैं, इससे हम दोनों साइड को कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिल्कुल जी। हमको सच बोलना चाहिए। बिल्कुल जी। हमको जमीनी हकायक जो असली होते हैं उनको तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और फिर एक अच्छे जज्बे के साथ इनको हल करने के लिए हमें हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके फैसले जो हैं वो हम तमाम लोग, चाहे फौज हो, सब तस्लीम करते हैं। हाँ, फौज से मुशावरत वो जरूर करते हैं, लेकिन तमाम अहम फैसले जो पाकिस्तान में हो रहे हैं वो सियासी लोग कर रहे हैं। और जो ऑपरेशन अजरब अजब चल रहा है या कराची में ऑपरेशन चल रहा है, ये तमाम सियासी कुव्वतों ने फैसले किए और फौज उनका पूरी तरह साथ दे रही है। और मैं एक और बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हम हरगिज इस वक्त, जबकि हम अपनी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर और कबायली इलाकों में दहशतगर्दों से निपटने में पिछले 1 साल से मसरूफ हैं और एक बहुत बड़ा कठिन काम हमारे कंधों पे आया हुआ है। लेकिन जनरल हैदर, जनरल हैदर पड़ी है कि हम एलओसी में फायर खोलेंगे। अरे नहीं, जरूरत पड़ी है तो ऐसा बेतुका इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि वो ड्रोन हमारा था, ड्रोन गिरा दिया? अरे हमारी पूरी की पूरी आर्टिलरी में, हमारी पूरी फौज के पास ऐसा कोई ड्रोन है ही नहीं। वहां से बात शुरू होती है और बीते 24 घंटों में 4 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है और अभी भी फायरिंग हो रही है रुक रुक कर। वो किसने किया है सीज फायर वायलेशन? आपने किया है, पाकिस्तान की तरफ से हुआ है ना। हम भी हाथ में हाथ डालकर बात करने को तैयार हैं। हम भी आपसे दोस्ती की बात करना चाहते हैं। ये एलओसी जिसके ऊपर 50-60 साल से हम लगातार एक दूसरे पर गोले बरसा रहे थे और दोनों साइडों को नुकसान हो रहा था और बहुत किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा था, ये पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान के वजीर आजम जमाली साहब थे जिन्होंने कहा आज से मैं यूनिलेटरल सीज फायर करता हूं एलओसी पर। हमारी तरफ से पाकिस्तान हरगिज फायर नहीं खोलेगा किसी भी सूरत में। और ये अब एक इतिहास, एक हिस्ट्री की बात मैं आपको बता दूं हैदर साहब, हमारी पार्लियामेंट 2 बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि आपकी तरफ वाला जो कश्मीर है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, वो हमारा है, वो भारतीय है। ठीक है, वो सुनिए ना। अब आप जमाली साहब की बात कर रहे थे तो वाजपेयी साहब की बात भी सुनिए। तमाम असेंबलियों से ये आपने कहा मिलजुल कर बात करेंगे, हाथ में हाथ डालकर आगे चलना चाहिए, ऐसे आगे चलेंगे। जनरल बख्शी, हमारा है, जनरल बख्शी, दिल्ली भी हमारे, हम भी रेजोल्यूशन पास कर रहे, फिर हमें दे देंगे आप क्या? वो तो करिए ना। हमारी तमाम देखिए मोइनुद्दीन साहब, जरा मैं भी कुछ कह सकता हूँ आपकी इजाजत से? इस रेजोल्यूशन को मान लेंगे जनरल बख्शी। अच्छा देखिए
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो रेजोल्यूशन जिसकी आप बार बार दुहाई देते हैं, उसने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसके मुताबिक आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को खाली करना होगा। अगली कोई बात उसके बाद होती है। सबसे पहले पाकिस्तान उसके वायलेशन के अंदर है। लेकिन बात यह हो रही है, आपके मुल्क में जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, आपके मुल्क में एक डीप स्टेट है, पाकिस्तान की फौज और आईएसआई कॉम्प्लेक्स, जो बिहाइंड द सीन्स सब तमाम आपकी फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी को कंट्रोल करता है। और जब भी हमारे देश से आउटरीच होती है, आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप की तरफ पीस की कोई पहल होती है, कोई पीस ओवरच्योर होता है, तो एकदम यकायक हम देखते हैं कि ये पैटर्न बना आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज पलटवार करती है, दर्जे हरारत बढ़ाना शुरू करती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, टेररिस्ट इंसिडेंट्स को अंजाम देती है आपकी आईएसआई। स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों रिहायशी इलाकों पर पिछले 2-3 बारों से ज्यादा फायरिंग हो रही है। विवेक काटजू जी, विवेक चाहता हूं। बिल्कुल हैदर साहब, एक मिनट अभी आपको मौका देता हूं। विवेक काटजू जी, आखिरकार पाकिस्तान परेशान क्यों है? क्यों? क्या जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं है इसलिए, या जॉइंट स्टेटमेंट जो उफा में डिक्लेयर किया गया, पढ़ा गया, क्या उसमें मुंबई हमलों को लेकर कोऑपरेशन की बात की गई है? पाकिस्तान क्यों इतना बौखला गया है? बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान भारत को दुश्मन समझता है और पाकिस्तान शांति चाहता नहीं। ख़ास तौर से पाकिस्तानी सेना तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि सूरत हाल नॉर्मल हो दोनों देशों के बीच। इसलिए जब भी कोई पहल होती है वो उसमें अड़ंगा लगाते हैं। ये आज की बात नहीं है, बिल्कुल, ये तो जिस दिन से दोनों देश स्वतंत्र हुए थे तब से ये बात चल रही। तो हमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए, कोई अचंभे की बात नहीं है कि सीज फायर की लाइन ऑफ कंट्रोल पे और जम्मू कश्मीर में मोर्चा खोला गया है। एक और चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान दिखाना चाहता है भारत, मोदी जी को और भारत सरकार को कि वहाँ पर फौज असल हुक्मरान है। बिल्कुल, ये फौज की तरफ से इशारा है कि आप नवाज शरीफ से जितना बात करना चाहें कर लें, असल में बातचीत तो हमसे होगी और जो फैसला हम करेंगे वो अमल में आएगा। हैदर साहब, हमारे पाकिस्तानी दोस्त ऐसी बात से तिलमिला जाते हैं। खुद आप फौजी रहे, आप तो जनरल साहब रहे, आप वहाँ के पॉलिटिशियन भी रहे, मंत्री भी रहे, इसीलिए सवाल आपके लिए बहुत वाजिब बनता है। जवाब दीजिए इसका, जो काटजू साहब ने कहा और जनरल बख्शी ने कहा। जी, एक तो मैं ये अर्ज करूं, जो हमसे कहा जा रहा है कि यूएन रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को अपनी फौज निकालनी चाहिए, तो क्या हिंदुस्तान को अपनी 7 लाख फौज वहीं पर रखनी चाहिए? क्या सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये कह रहा है उसमें? मगर दोनों ममालिक अपनी फौजें निकाल लें और सबसे पहले हिंदुस्तान अपनी फौज यूएन रेजोल्यूशन खत्म हो गया है। यूएन रेजोल्यूशन इज डेड। पहले आप निकाले तो हम भी निकालेंगे, हम तैयार हैं, पहले डिसाइड कराएं। गलत, बिल्कुल गलत। आप रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया के सामने उसको पूरा करके दिखाए, वायदे से मुकरे नहीं आप। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है, आप कहते हैं कि फौजी यूं कर देते हैं, फौजी यूं कर देते हैं। हमारा अयूब खान फौजी लीडर था, उसका नेहरू के साथ पैक्ट हुआ, उसने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में बातचीत करने के लिए हमारे पास भेजा। उसने हमारे साथ इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी अयूब खान नेहरू के दरमियान तय पाई। फौज ने ही, उस जमाने में वो लीडर थे, ये मामला तय किए। परवेज मुशर्रफ साहब फौजी था, उसके जमाने में आगरा के बहुत नजदीक हम पहुंच गए थे आगरा में, लेकिन वो आपकी ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट ने ना होने दिया। नहीं, कश्मीर में नो, हैदर साहब, आगरा में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ हम सब जानते हैं। एक कड़ा सवाल, एक कड़ा रुख, एक कड़ा स्टैंड उस वक्त के होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी का परवेज मुशर्रफ को भागने पर मजबूर कर देता है। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। देखिए बहुत बुनियादी विषय है। देखिए, मैं तो यहाँ सबसे छोटा हूँ उम्र में, मगर जो मैं समझता हूँ कि यहाँ बुनियादी मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप देखिए उनके आत्मा में एक ही चीज बसती है, उनका जो सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो इसलिए है कि एंटी इंडिया ही सोचना है। जिस दिन एंटी इंडिया सोचना बंद हो जाएगा, एंटी इंडिया करना बंद हो जाएगा, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। इस प्रकार से
पाकिस्तान की एक मानसिकता बनी हुई है। उनका पूरा एग्जिस्टेंस इंडिया सेंट्रिक है, जबकि इंडिया का एग्जिस्टेंस डेवलपमेंटल सेंट्रिक और वर्ल्ड में कंपटीशन करते हुए ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब बहुत से अच्छी बढ़ना बात है। की। अब इसी पे मेरे आपसे सवाल है, आप ही से सवाल है। जनरल बख्शी को सुना, विवेक काटजू को साहब सुना, और मैंने आपको भी सुना। आप तीनों ने एक बात कही कि पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी एस जयशंकर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अगर हमला होगा, गोलीबारी होगी तो हम पलटकर जवाब भी देंगे। ऐसे में एनएसए लेवल की बातचीत, किसी भी स्तर की बातचीत कहां संभव है जब भरोसा ही नहीं है? और एक तो संभव कहां है और क्यों जरूरी है ये? आप मुझे 50 सेकंड दीजिए। देखिए, टेक्निकल उत्तर तो मेरे से दो बड़े लोग बैठे हैं, वो देंगे। मैं एक बहुत फिलोसॉफिकल उत्तर देने वाला हूं 50 सेकंड में। एक साधु होया करते थे, वो गंगा में स्नान कर रहे थे। गंगा में स्नान करते हुए जब उन्होंने अपने अंजुली में गंगा जल लिया तो उसमें एक बिच्छू आ गया और बिच्छू काटने लगा साधु को। मगर साधु ने बड़े प्यार से लेके बिच्छू को साइड में छोड़ दिया। दोबारा किया, दोबारा अगले दिन भी बिच्छू, उसको प्यार से साइड में छोड़ा। साइड में कोई व्यक्ति बैठ के देख रहा था, बोला, अरे साधु बाबा, ये बिच्छू को मार क्यों नहीं देते, रोज रोज आपको काटता है। तो साधु बोला, मेरा काम साधु का है, बिच्छू का काम बिच्छू का है। बिच्छू अपना काम कर रहा है, साधु अपना काम करेगा। बाकी टेक्निकल उत्तर दोनों जनरल बैठे हैं, आपने वो अपनी बात कह दी, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए, इन परिस्थितियों में क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है? कुछ विवेक जी, आता हूं, एक मिनट आता हूं, 30 सेकंड दीजिए मुझे। मैं कुछ कहना चाहता हूं। 30 सेकंड, हाँ बिल्कुल। संबित, क्या एनएसए लेवल की बातचीत होनी चाहिए इन परिस्थितियों में? देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर आज फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया है। मुझे लगता है जब फॉरेन सेक्रेटरी ने उत्तर स्पष्ट रूप से दिया है, प्रवक्ता के नाते में उसे ओवरस्टेप करते हुए उसकी व्याख्या करना नहीं चाहूंगा। विवेक काटजू साहब, आप बोल रहे थे। संबित जी से मैं बड़े दोस्ताने तरीके से कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध साधुओं के उपदेश से नहीं चलते। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हितों पर निर्धारित होते हैं। और ये कहां की अक्लमंदी है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को बिच्छू से कटवाते जाओ। क्या यही हमारा स्वभाव है कि हम मार खाते जाएंगे? मोदी जी ने तो कहा था कि हम मार नहीं खाएंगे। क्या आप भूल गए संबित जी? ये कहां का फलसफा आप झाड़ रहे हैं? मैं आपको उत्तर भी दे देता हूं सर, आप बड़े हैं। साधु बिच्छू को बहुत इजीली कंट्रोल भी कर सकता है। इंतजार तो करिए, पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है और सारी कहानी टीवी पे भी बताई नहीं जाती। तो करिए भाई, तो भैया करिए। फिर हमारे लोग मर रहे हैं, एक औरत की जान गई, विष 2 भी दिन हुए। निकलेगा, डंक भी काट दिया जाएगा। मेरे और साथ साधु भी संबित रहेगा। विवेक काटजू, मेरे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ जब पत्रकार वो देखा जाएगा। जियो टीवी के अभी एग्जीक्यूटिव तक तो- एडिटर अभी हामिद तक मीर तो साहब जुड़ सरकार की गए। पॉलिसी मीर साहब, confused जो कुछ हुआ बीते 24 घंटों में, 48 घंटों में, उफा से लौटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, क्या इस सिचुएशन में पीस स्टैब्लिश हो सकती है? क्या इस सिचुएशन में फॉरेन सेक्रेटरी या एनएसए लेवल की बातचीत हो सकती है? देखिए भाई साहब, बिल्कुल आपने जो बात पूछी है, बिल्कुल पीस के बारे में, अमन के बारे में, पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इसके दुश्मन दोनों तरफ हैं। आपकी तरफ भी हैं, हमारी तरफ भी हैं। तो जो उफा में जो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आई, तो उस पर पाकिस्तान में भी बड़ी हाहाकार मची। पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि ये तो इंडियन एजेंट है, इसका तो इंडिया में बिजनेस है, ये तो इंडिया के लिए काम करता है। और इंडिया में भी बहुत से लोगों ने मोदी साहब पर क्रिटिसिज्म किया कि देखें इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोबारा टॉक्स क्यों किए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि पिछले 24 घंटे में यकीनन दोनों तरफ कशीदगी भी है और बॉर्डर पर भी लड़ाई हुई, कुछ लोग मारे गए, लेकिन साथ ही साथ बहुत से जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो भी एक्टिव हैं। तो मुझे लगता ये है कि 2-3 महीने के बाद जब सितंबर में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास होगा, तो साइड लाइन्स पर दोबारा दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की दोबारा मीटिंग के लिए कोशिश की जा रही है। और उसके बाद फिर कुछ जो दोनों तरफ के दोस्त हैं, क्योंकि हमारे आपस में तो मामला खराब है, लेकिन हमारे कुछ मुश्तरका दोस्त भी तो हैं ना, जो आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं हमें मिल बैठकर आपस में बैठाकर हमारे मामला तय करवाने की। तो ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये पहले भी लड़ते रहे, ये आइंदा भी लड़ते रहेंगे। पता नहीं ये कभी समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता ये है कि जो लोग पीस चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे
कि जो पीस लवर्स हैं उनकी जीत होगी। मीर साहब जवाब देना चाह रहे हैं जनरल बख्शी आपकी बात के। जनरल बख्शी, देखिए साहब, ये ख्याल वो कहा शेर है ना कि गालिब ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए, बहुत देर से हम यही सुनते आ रहे हैं। और आप प्लीज तवज्जो दीजिए कि जब से मोदी साहब आए हैं, चलिए उसके पीछे की बात नहीं करते, जब से मोदी साहब आए हैं 3 बार उन्होंने इनिशिएटिव लिया है आपके साथ पीस टॉक्स जारी करने के लिए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को न्योता दिया दिल्ली आने के लिए, सार्क का तकरीबन मिनी समिट हुआ जबकि हमारी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी उनकी, और आपने देखा कि वो कहां जाके अंत हुआ। वो जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स थी वो रोकनी पड़ी क्योंकि आपने इंसिस्ट किया कि आप हमारे जो इंटरनल मामलों में मुदखलात करेंगे, आप हुर्रियत से सीधी डायरेक्ट बात करेंगे, वो वहां रह गई। दूसरी बार कोशिश की गई यूएन असेंबली की साइडलाइन में, दर्जे हरारत बढ़ गई इसी इलाके में जहां आज हमारे रिहायशी इलाकों पर सिविलियंस पर फायर हो रहा है। और ये तीसरी कोशिश की गई है। मुझे तो लगता है कि डिप्लोमेसी करनी चाहिए। देखिए जो पैटर्न बात करते हैं फायरिंग भी खुलकर हो जाती है, वहां नॉन स्टेट से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हेलो जी मीर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, जब भी हमारी तरफ से गुफ्तगू की पहल होती है आपकी तरफ से फायरिंग होती है। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा मीर साहब, जितना भी हम नेक नवाजी करें, जितने भी हमारे नेक इरादे हो, ताली 2 हाथ से बचती है। अच्छा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बच सकती। हामिद मीर जवाब देना देखिए कि अगर हमारी तरफ से गुफ्तगू, जनरल बख्शी, हामिद मीर कुछ बोलना चाह रहे हैं, लास्ट 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना। हामिद मीर तक चलेगा। हामिद मीर जी, बख्शी साहब, बात यह है कि अगर आप बात सिर्फ उफा से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चंद दिन पहले तो यहाँ पर जो इंडिया के साथ लड़ाई के कुछ लोग शौक में मुब्तला हैं, जिनको बहुत शौक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब ने तो जो कश्मीर का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा, उफा का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, और उसके बाद इंडिया ने ड्रोन भेज दिया और वो ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया। चले, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो मर्जी कहते रहे, मैं भी जो मर्जी कहता रहूं, दुनिया का जो ट्रेंड है वो दूसरी तरफ, वो पीस की तरफ चल रहा है। अगर ईरान और अमेरिका में मामला तय हो सकते हैं, अगर अमेरिका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया माफी चाहूंगा मीर साहब, अपनी जगह पे माफी चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूँ, वक्त खत्म हो रहा है। शुक्रिया अदा करूंगा अपने पूरे पैनल का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ था। कुल मिलाकर रास्ता शांति का है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी चली, पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा होता रहा, तो क्या भारत सरकार को उसके बावजूद भी दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखना चाहिए, या बकौल संबित पात्रा साधु का रूप रखना चाहिए, बिच्छू को काटने देना चाहिए? ये आप बताइए इस सरकार को, प्रधानमंत्री को और इस एस्टेब्लिशमेंट को कि आप क्या